नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। मेरे साथ मोनू चहल मौजूद हैं। भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा टेस्ट मैच राजकोट में खेला जाएगा और इसके लिए टीम इंडिया की तैयारी कैसी है? क्या इंग्लैंड के बेसबॉल का जवाब टीम इंडिया के पास है? पिच कैसी रहने वाली है? इसके अलावा टीम कॉम्बिनेशन कैसा रहने वाला है? तमाम चीजों पर बात करेंगे। दोनों टीमों के मजबूत पक्ष क्या हैं और कमजोर कड़ियां क्या हैं? टीम इंडिया क्या बेसबॉल के जाल में फंसती हुई नजर आ सकती है? मोनू, सबसे पहला सवाल तो यही है कि टीम इंडिया जिस तरीके से प्लेइंग 11 अभी तक नजर आ रही है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि 2 खिलाड़ियों के डेब्यू हो सकते हैं, इसके अलावा इनएक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर में जो है वो साफ झलक रहा है, तो क्या लगता है आपको कितनी मजबूत ये प्लेइंग 11 आपको नजर आती है? आई थिंक चिराग, इंग्लैंड अगर आप बैटिंग वर्सेस बैटिंग देखोगे दोनों टीमों की, तो इंग्लैंड थोड़ा सा आगे है आपकी टीम से, बिकॉज आपकी टीम के पास बैट्समैन में कहता है इनएक्सपीरियंस आपकी साइड में। अगर आप संभावित प्लेइंग 11 देख भी रहोगे, आपके सामने रोहित जिन्होंने सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं, इसके अलावा जायसवाल ने अब तक सिर्फ 6 मैच खेले हैं, शुभमन गिल 22 मैच खेल चुके हैं टेस्ट मैच, इसके अलावा रजत पाटीदार ने सिर्फ 1 टेस्ट मैच खेला है। सरफराज खान का डेब्यू होगा या नहीं होगा, इसका कल आपको पता चलेगा। इसके अलावा आई थिंक बैटिंग में आपकी वो उस तरीके का एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनका भी डेब्यू हो सकता है यहाँ पर। तो ध्रुव जुरेल जब आएंगे तो उनका डेब्यू होगा, अगर सरफराज खान आएंगे तो उनका डेब्यू होगा। इसके बाद आप देखेंगे कि रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, वो एक्सपीरियंस जरूर है लेकिन बल्लेबाजी कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि कमजोर नजर आती है, जिसकी मेन वजह यही है कि आपके पास ना विराट कोहली है, ना आपके पास केएल राहुल है। आपने चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे के लिए इस टीम में कोई जगह नहीं रखी है और श्रेयस अय्यर भी बाहर हो गए हैं। तो अब जो भी जिम्मेदारी है वो युवा खिलाड़ियों के ऊपर है, मोनू। और दूसरी चीज ये भी ना, जब वीक लिंक्स की बात करते हैं, इंडिया की जब कमजोरी की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी कमजोरी तो आपका कैप्टन है रोहित शर्मा, उनका बैड फॉर्म। और वो कब रन बनाएंगे यार? 2 टेस्ट उन्होंने साउथ अफ्रीका में खेले, वहां रन नहीं आए। 2 टेस्ट यहाँ खेले इंडिया के कंडीशंस में, यहाँ रन नहीं आए। 4 टेस्ट 8 पारी बहुत हो जाती किसी बैट्समैन के लिए फॉर्म में आने के लिए। सो आई थिंक 8 पारियों में उनके रन नहीं है। इसके अलावा फिर देखिए केएल राहुल और विराट का ना होना आई थिंक सबसे बड़ा सेटबैक है, विराट का ना होना इस टीम में। और ये भी तब जब आपकी इंपॉर्टेंट सीरीज है, 1-1 की बराबरी पे खड़ी हुई दोनों टीमें। सो आई थिंक विराट और फिर केएल राहुल का ना होना। अब देखिए रजत पाटीदार ठीक ठाक किया था पहले मैच में, अब सरफराज खान खेलेंगे या फिर आपको लगता है कि यार रजत पाटीदार या फिर सरफराज खान? मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया रजत पाटीदार तो खेलेंगे नंबर 4 खेलेंगे अय्यर की जगह। हालांकि केएल राहुल भी नहीं है तो फिर सरफराज खान का भी डेब्यू यहाँ पर करवाना ही होगा आपको, क्योंकि आपके पास तो और कोई ऑप्शन नहीं है ना। अब आपने हालांकि रिप्लेसमेंट देवदत्त पडिक्कल को बुलाया है, लेकिन देवदत्त पडिक्कल को चांस शायद उतना अभी पहले ही देवदत्त पडिक्कल को चांस नहीं दिया जाएगा, तो सरफराज के पास ही आएगी। अब पहला मैच खेलेंगे और सीधा इंग्लैंड के खिलाफ अगर आप पहला मैच खेल रहे हैं, कितना ज्यादा प्रेशर उन पर रहने वाला है, क्या कुछ रहने वाला है, ये तो देखने की बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी चिंता है ना मोनू, वो है ओपनिंग पार्टनरशिप। जैसा कि हमने देखा है बेन डकेट और जैक क्रॉली जिस तरीके की शुरुआत देते हैं इंग्लैंड को, वो कहीं ना कहीं फिर आपको प्रॉब्लम में डाल देती है। हमने अक्सर देखा है कि वो शुरुआत 80-90 रन आ जाते हैं, वो जो शुरुआती पेसर वाला फैक्टर होता है। जसप्रीत बुमराह नो डाउट वो लगातार बीट करवाते हैं, परेशान करवाते रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ना दोनों ही बल्लेबाज रन्स निकाल लेते हैं। तो उस चीज से पार कैसे पाएगी टीम इंडिया? नहीं, अभी इनफैक्ट थोड़ी देर पहले रविंद्र जडेजा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे टीम इंडिया के लिए। उन्होंने 2-3 चीजें बड़ी अच्छी बोली कि उनका जो अटैकिंग अप्रोच है चिराग, उसको हमें तालमेल बैठाना होगा। अब उसके साथ तालमेल कैसे बिठाओगे? आपके गेंदबाज का कॉम्बिनेशन क्या रहेगा आपकी टीम का? अब हो सकता है टीम इंडिया रजत पाटीदार को ही खिलाए, सिर्फ मैं कह रहा हूं सरफराज भी ना खिलाए, और हो सकता है आप देवदत्त पाडिक्कल के साथ भी ना जाएं। तो क्या टीम इंडिया गैम्बल खेलेगी चिराग? आपको लगता है कि इंडिया जडेजा को भी खिला ले, अक्षर को भी खिला ले, अश्विन को भी खिला ले और कुलदीप को भी खिला ले विद 1 पेसर? ऐसा हो सकता है? मुझे तो मुश्किल नजर आ रहा है ना। फिर अगर आप 1 ही पेसर खिलाओगे फिर तो आपको 5 नंबर पे तो सरफराज खान चाहिए ही होंगे ना ऐसी स्थिति में भी। लेकिन 1 पेसर ना यहां पे खिलाना थोड़ा सा मुश्किल है। कुलदीप यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज रविंद्र जडेजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और दोनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो एक बात कॉमन थी वो ये थी कि पिच जो है वो सपाट रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले सेशन में स्पिनर्स वो गेंद घूमती हुई नजर आएगी गेंद घूमती हुई नजर, लेकिन वो तीसरे, चौथे, 5वें दिन गेंद घूमेगी जब थोड़े से क्रैक्स खुलेंगे। अब क्रैक्स खुलेंगे तब जब आपको लगातार वहां पर कुछ पेसर्स गेंदबाजी करेंगे। अब वो पेसर्स जब गेंदबाजी करेंगे उतने में इंग्लैंड कितने रन बना लेगा, ये सबसे बड़ी परेशानी है मोनू। यहां पे ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया कि यार तीसरे दिन विकेट निकाल लेंगे, या तो फिर आपने ऐसी विकेट देकर टॉस
को इतना ज्यादा क्रूशियल बना दिया है कि आप टॉस हार गए तो आप आधा मैच तो वहीं हार जाओगे। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए अगर 650 लगा दिए बोर्ड पे, तब आप इस मैच में वापस आ नहीं पाओगे। नहीं, ये तो है, और इसका इतिहास भी कहता है राजकोट का कि यहाँ पर गर्मी बहुत तेज होती है, तो यहाँ पर रन बनेंगे, फ्लैट विकेट होगा। आपने पिछला 2016 में दोनों टीमें आमने सामने हुई थी, तब भी वो मैच ड्रॉ हुआ था। तो यहाँ पे रन तो आपको बनेंगे दोनों टीमों के। लेकिन इंडिया के लिए दिक्कत ये है चिराग, अगर आप वीक लिंक्स की बात करोगे, सबसे बड़ी दिक्कत तो आपकी बैटिंग है। बैटिंग आपका स्ट्रगल कर रहा है इस वक्त। और उसके बाद बॉलिंग की जब बात आती है तो वहां पर आपको राइट कॉम्बिनेशन चुनना अभी भी कहीं ना कहीं पेंच फंसा हुआ है कि दूसरा गेंदबाज कौन होगा। बुमराह तो ठीक है, लेकिन दूसरा एंड कौन होगा, क्योंकि सिराज को खिलाया था वो भी विकेट नहीं ले पाए थे, मुकेश कुमार को खिलाया वो 1 विकेट मिला था, वो तो वैसे भी टेल को आउट किया था, शोएब बशीर को आउट किया था। तो आपका दूसरा एंड का बॉलर कौन होगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्या सरफराज या देवदत्त पाडिक्कल, किसे आप मौका देंगे, आई थिंक ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन इंग्लैंड को देखोगे चिराग, उनकी बैटिंग में वो डेप्थ है, उनकी बैटिंग में रन है। अगर आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात बोली कि जो ओपनिंग स्टैंड है, हर एक इनिंग्स में आप उठा के देख लो, दोनों टेस्ट मैचेस में 50 तक, मतलब 40-50 का स्टार्ट उन्होंने दिया है जैक क्रॉली और बेन डैकेट में। सो आई थिंक ये डिफरेंस क्रिएट करता है दोनों टीमों में। लेकिन एक और चीज भी है ना मोनू, की जब हम ताकत और कमजोरी की बात कर रहे हैं, तो कमजोरी वहां पर भी बैटिंग में मुझे कहीं ना कहीं नजर आती है। हालांकि जो रूट हुआ है कि बहुत सारा एक्सपीरियंस है उनके पास, जब भी बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, कभी भी वो जब फॉर्म में आ जाएंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो रूट के बल्ले से रन नहीं निकले हैं, ये सत्य है। दूसरी चीज, जॉनी बेयरस्टो के बल्ले से भी रन नहीं निकले हैं, ये चीज भी सच है। तीसरी चीज, बेन फोक्स भी, वो जो केएस भरत वाला काम है वो बेन फोक्स के साथ भी होता हुआ नजर आया है काफी हद तक। एक आखिरी पारी में कुछ रन जरूर आए थे उनके बल्ले से, लेकिन उतने ज्यादा आश्वस्त नहीं होंगे कि मैं अपनी बैटिंग से बहुत बड़ा योगदान दे सकता हूं। तो 3-4 कमजोर कड़ियां उनके खेमे में भी हैं। लेकिन अच्छी चीज इंग्लैंड की क्या लगती है कि वो स्टिक रहते हैं अपनी बात से। ऐसा नहीं है कि एक खिलाया एक में ड्रॉप कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जाएंगे तो इसी चीज के साथ जाएंगे। और फ्लैट विकेट देखते हो, उन्होंने कहा कि ये लो जी, जेम्स एंडरसन भी खेल रहे हैं, ये मार्क वुड भी खेल रहे हैं, अब आ जाओ मैदान में। अब हमारे पास 3 स्पिनर्स हैं, 2 पेसर्स हैं, और जो काम एंडरसन करते हैं अगर हल्का सा भी मार्क वुड ने कर दिया ना, तो फिर ये गेम जो है ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इंडिया, मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी चीज, आपने बैटिंग की बात की थी, तो देखिए इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, वहां पर तो आपके पैचेज में रन आ रहे हैं, कभी बेन स्टोक्स 70 बना गए या ऊपर से जैक क्रॉली 80 बना गए। इंडिया की दिक्कत क्या है, इंडिया के तो 20-30 रन बनाते हैं, उसके बाद आउट हो जाते हैं। वो स्टार्ट तो मिल जाता है उसको, लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ा दिक्कत है इंडिया के लिए। और रही कॉम्बिनेशन की बात, इंग्लैंड ने जो इस वक्त जो टीम चुनी है, आई थिंक बहुत अच्छी टीम चुनी है, क्योंकि उन्होंने 2 पेसर उन्होंने लिए हैं और 2 स्पिनर के साथ गए। टॉम हार्टली वहां होंगे, इसके अलावा रेहान अहमद वहां होंगे, और जेमी एंडरसन जी। जो रूट भी वो जो बॉलिंग वाली रैंकिंग होती है ना, ऑलराउंडर वाली रैंकिंग, उसमें बहुत ऊपर आ गए हैं टेस्ट में। तो जो रूट एक डिसाइडिंग फैक्टर साबित हुए थे पिछले टेस्ट में, जब पहला हैदराबाद में मैच खेला गया था, तो आप वो 2 स्पिनर मत गिनिए, आप स्पिनर गिनिए, 3 ही हैं उनके पास। और यही चीज जो है कॉम्बिनेशन को काफी ज्यादा अच्छा बना देती है। अब अगली जो चीज है, आपके पास बल्लेबाजी जरूर है। अगर आप अक्सर को खिला लेते हैं कुलदीप यादव की जगह, तो निश्चित तौर पर आपके पास वो नंबर 9 तक बल्लेबाजी पहुंच जाएगी। लेकिन उसमें से रन्स कैसे आएंगे, वो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि रन्स आते हैं, शुरुआत मिलती है, लेकिन उसके बाद ना आप वो शायद बेसबॉल को काउंटर करने के लिए जाते हो, क्योंकि 5 दिनों का ये टेस्ट मैच होता है मोनू, लेकिन हम सोचते हैं कि यार 4 में ही खत्म कर दें, 3.5 में ही खत्म कर दें। लेकिन ये चीज जब तक आप टेस्ट क्रिकेट में रखेंगे ना, वो बेसबॉल का जवाब ठीक है, आप कई बार बेसबॉल से देते हो, लेकिन कई बार जैसे चेतेश्वर पुजारा किया करते थे ना, कि एक छोर से संभाले रखा। यहाँ पर छोर संभालने वाला आपके पास कौन सा बल्लेबाज है? भी बिल्कुल यही तो दिक्कत है आपके। लेकिन एक बात अच्छी ये है इंडिया के साथ कि जायसवाल का जो 200 आया था, शुभमन गिल का जो 100 आया था, अब ये दोनों तो लेकर आएंगे वो कॉन्फिडेंस टीम में, वो एबिलिटी भी आएगी। और जब कोई रन बनाता है बैट्समैन तो वो कॉन्फिडेंस अलग दिखाई देता है। तो शुभमन गिल भी अच्छी पारी खेल सकते हैं, नो डाउट। लेकिन प्रॉब्लम इंडिया की ये है कि नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ये 3 ऐसे स्लॉट हैं। अगर आप देखें तो रजत पाटीदार कैसा परफॉर्म करेंगे, सरफराज खान को मौका मिलेगा तो वो कैसा परफॉर्म करेंगे, और केएस भरत, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनके रन नहीं आए हैं। अब केएस भरत या ध्रुव जुरेल, आपको क्या लगता है इंडिया किसके साथ जाएगा? मेरे हिसाब से तो ध्रुव जुरेल का डेब्यू हो रहा है सीधे तौर पर, इसमें कोई शक नहीं है। केएस भरत को बहुत सारे चांसेस मिले हैं, सीरीज से पहले भी चांसेस मिले हैं, और अब मौका आ गया है कि ध्रुव जुरेल को वो, और क्योंकि सरफराज खान और ध्रुव जुरेल बाय द वे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हुए भी दिखाई दे, लगातार वो नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं। पिछले 3 दिन से 12 को भी की, 13 को भी की, और आज 14 को भी। वो ऑप्शनल प्रैक्टिस थी, शुभमन गिल नहीं आए, लेकिन
ध्रुव जुरेल और सरफराज खान वहां पर आए थे। चलिए, फिलहाल यहां पर काफी सारी कमजोरियां जरूर नजर आ रही हैं टीम इंडिया में भी। इंग्लैंड मेरे हिसाब से थोड़ी सी हावी जरूर नजर आ रही है। मोनू, जाते जाते इंग्लैंड या इंडिया, कौन ज्यादा पलड़ा किसका भारी? फेवरेट इंडिया नो डाउट, लेकिन इंग्लैंड पलटवार के लिए जाना जाता है। देखिए, पहला मैच उन्होंने जीता, फिर उसके बाद दूसरा मैच उन्होंने फाइट किया, लेकिन तीसरा मैच में वो पलटवार कर सकते हैं। चलिए, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, इंडिया या फिर इंग्लैंड तीसरे टेस्ट मैच में किसका पलड़ा है भारी। इसके अलावा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया न्यूज नेशन को तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।